Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर मोशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और आज इस मोशन जो चैप्टर है इसका हम लोग करने वाले हैं पूरा रिवीजन, यानी कि इसके इंटेक्स क्वेश्चन से लेके इसके सारे एग्जाम्पल से लेके इसकी सारी NCERT एक्सरसाइजेस से लेके हम लोग जो है करने वाले हैं। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट हम लोग जो है ये जो मोशन चैप्टर है इसकी एक और चीज़ करेंगे जो कि होगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो डियर स्टूडेंट आज से जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड फॉर द बेटर रिजल्ट्स। इससे ही क्या हुआ, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। काफ़ी ईजी चैप्टर है और काफ़ी मज़ा वाला चैप्टर है। तो देखो, इन द एवरीडे लाइफ वी सी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, planets, stars and galaxy are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through direct evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and the branches of trees. What causes phenomena of sunrise, sunset and changing of season? Is it due to the motion of earth? If it is true, why don't we directly perceive the object of motion of the earth? An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. The passenger in moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers are moving. However, a passenger inside the bus sees the fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? The most motions are complex. Some objects may move in straight line, others may take a circular path. However, some may rotate and others involving a combination of these. These motions of object along a straight line, we also learn to express such motions through simple equation and graph. Later, we shall discuss the way of describing circular motion. सो डियर स्टूडेंट, इन्होंने इसमें इतना लिखा है कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मोशन दिखता है हर जगह। देखो, बर्ड उड़ती हैं और से सारी चीज़ें, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें कहीं पे भी तो मोशन हो ही रहा है। आप अगर कमरे में बैठे हैं, आप पंखे से हवा खा रहे हैं, तो आप देखिए आपके आसपास की चीज़ें उड़ रही हैं, यानी कुछ ना कुछ मोशन तो हो रहा है उनका, है ना, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो डियर स्टूडेंट हर जगह आपको मोशन दिखेगा, है ना। तो मतलब कोई रोड में चल रहा है, अगेन मोशन, है ना। तो ये सब तो देखो डियर, मोशन जो है कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी पता चलता है। जैसे आप लोग एयर का मूवमेंट कैसे बताओगे, जब आपको डस्ट पार्टिकल, लीव्स उड़ते हुए दिखेंगे ऐसे, है ना। और डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि भाई सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन, ये सारी चीज़ें होती हैं अर्थ के मूवमेंट की वजह से, है ना। लेकिन क्या हम अर्थ का मूवमेंट परसीव कर पाते हैं? क्या हमें सच में अर्थ मतलब घूमती हुई महसूस होती है? नहीं होती है ना। और हम तब भी यही कहते हैं कि भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ है कि भाई कहीं ना कहीं जो है मोशन जो है एक इंसान के लिए जो है स्टेशनरी हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए वो जो है मोशन में हो सकता है ऑब्जेक्ट। सपोज डियर स्टूडेंट आप बस में हैं, आपके बगल वाले सारे लोग आपको जो है रेस्ट में दिखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बाहर खड़ा हुआ इंसान देख रहा है तो वो आपको मोशन में देखेगा, क्योंकि आपकी बस जो है मूव हो रही है ना। तो डियर स्टूडेंट सब मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कोई सर्कुलर पाथ लेते हैं, है ना, रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन होते हैं इन सब चीज़ों का। तो ये चैप्टर में जो है हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन सीखेंगे, कैसे मोशन और कैसे सिंपल इक्वेशन और ग्राफ से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मोशंस को। और ये जो सर्कुलर मोशन है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टीचर ये दिया था आपके इंट्रो में। चलो हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे इंट्रो में ये सब दिया था। अब हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 7.1 जो कि डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट इन द मोशन। तो ये सारी तो बेकार एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन में। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand by an example. Let us assume that school is in the village is 2 kilometer north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to railway station. देखो डियर स्टूडेंट, कोई भी मोशन को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हमें रेफरेंस टाइम पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आपको बताना है कि एक विलेज जो है
अ स्कूल इन अ विलेज, एक विलेज है उसमें जो स्कूल है, सपोज दिस इज़ अ स्कूल, ठीक है, ये जो है आपका सपोज मान लो स्कूल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जरा सी थोड़ी बहुत ड्राइंग कर दी है, ये सपोज मान लो स्कूल है आपका, ठीक है, दिस इज स्कूल। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये ए मान लो स्कूल है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये स्कूल, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये स्कूल। और बता रखा है कि रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन है डियर स्टूडेंट, ये जो है रेफरेंस पॉइंट है। आप किसी को भी अपना एड्रेस बताते हो, क्या कहते हो, अरे वो जो बेकरी वाली शॉप नहीं है, अरे वो जो हॉस्पिटल नहीं है, उसके जस्ट बगल में है ना, ऐसे करके आप बताते हो ना। तो वो जो हॉस्पिटल है, वो जो बेकरी वाली शॉप है, वो क्या हुआ, आपके रेफरेंस पॉइंट हुए, है ना। We have specified the position of a school with respect to railway station. In this example, the railway station is a reference point. We could have chosen some other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify the reference point called the origin. तो dear student, कहीं ना कहीं position को पोजिशन ऑफ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन स्पेसिफाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में क्या है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कंसिडर करना है, आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन जो है स्ट्रेट लाइन पाथ से हो रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एट रेफरेंस पॉइंट। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट, जो ये ओ है आपकी बुक में जो दिया है ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है, which is treated as reference point. Let A, B and C be the position of the object in different instances. और इनको आप लोग मान लो position of the object different instances में. At first the object moves through C and B and reaches A. तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, वो सी और बी से चला और ए में पहुंचा, यानी कि फाइनल वो ओ से लेकर ए में पहुंचा, ठीक है। देन इट मूव्स बैक टू सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी, और फिर सेम पाथ में चला और फिर सी में पहुंचा। अब देखो टोटल पाथ कवर क्या हो जाएगा इसमें सिंपल सी चीज़ है, टोटल पाथ कवर क्या हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड हो जाएगा 60 किलोमीटर, राइट, क्योंकि ओ ए प्लस ए सी ओ ए, देखो टोटल पाथ कवर कितना हो जाएगा। सबसे पहले वो ओ से ए गया जो कि हो जाएगा 60 किलोमीटर, फिर ए से जो है वापस सी में आया, तो मतलब 60 प्लस आपका कितना और 25 में सी है, तो 60 माइनस 25 कितना होता है, 60 माइनस 25 डियर स्टूडेंट आपका होता है 35। तो 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा 95, यानी कि टोटल पाथ जो कवर करा वो है 95। अब ये क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिस्क्राइब करनी होती है तो हम डिस्टेंस डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए डियर स्टूडेंट हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिस्क्राइब करनी होती है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ऐसी क्वांटिटी जिनको जो है हम स्पेसिफाई कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से, ऐसी क्वांटिटीज़ को डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, रिमेंबर दिस, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। From this example you can find out the distance of the final position C to the object of from the initial position O. This is the difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. अब देखो डिस्टेंस आपने टोटल डिस्टेंस कवर करी, चलो ये तो मैंने मान लिया कि 60 प्लस 35 आपने 95 करी, लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं O to C तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25 किलोमीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिटन डियर स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ आपकी बुक में भी ये दिया है, द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, and magnitude, can the magnitude of displacement be equal to the distance traveled by the object? Yes, of course dear student, अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट इस तरह चलता है, देखो वो O to A गया,
तो डियर स्टूडेंट O2A में उसकी डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट O2A द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम O2A एंड बैक टू B द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 + 25 विच इज 85 किलोमीटर वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 35 किलोमीटर। तो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई थिंक बहुत बड़ा अंतर मिल गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 इज नॉट इक्वल to the path length 85 kilometer. Further, we will notice that the magnitude of the displacement for the course of the motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. देखो डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे डिस्टेंस मैं आपको बताती हूँ। तो डिस्टेंस जैसे सपोज ये लाइन है, सपोज मान लो आप O से A गए और फिर A से वापस O में आ गए। आपको पता है कि आपने पहले 60 किलोमीटर करा, फिर से 60 किलोमीटर करा, डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, आपकी फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। बस यही चीज़ डिस्टेंस मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट, अपने यहाँ पे यही सेम एग्जांपल ये आपको देना चाह रहे हैं। If we consider the object to travel back to O, the final position coincide with the initial position. Therefore, the displacement is 0. However, the distance traveled of the journey is 60 + 60, which is 120 kilometer. Thus, two different physical quantities, the distance and displacement. ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिल गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमेशा याद रखना एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखना शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है ना डिस्टेंस, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, दैट टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट द गिवन टाइम। क्या यूज़ किए जाते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डियर हम लोग कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपके दिए हैं इंटेक्स क्वेश्चन, पहले इनको सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। यस, वी कैन गिव द एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज डियर स्टूडेंट, इधर मैंने आपका ये लिया, ठीक है, ओके। सो डियर स्टूडेंट, सपोज ये देखो, यहाँ पे A to B है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब डियर स्टूडेंट, सपोज A to B आपने डिस्टेंस कवर करी है 10 मीटर, ठीक है। आप B से फिर से वापस आ गए A में 10 मीटर चल के, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, बट डिस्टेंस होना 0 हुई, डिस्टेंस तो 10 + 10 हो गई 20, है ना। तो ये चीज़ आपको आप एग्जाम्पल द्वारा समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग विद द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको इन्होंने बता रखा है कि बाउंड्री और स्क्वायर फील्ड, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइज जो होती है इक्वल होती है ना। तो फार्मर स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, उसका आपको पता है कि जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ साइड है वो 10 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमने देखा कि जो स्क्वायर साइड है उसकी है 10 मीटर, और बता रखा है कि जो फार्मर है वो जो है पूरा जो बाउंड्री है स्क्वायर फील्ड की 10 मीटर की है, 40 सेकंड में वो पूरा एक राउंड लगा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा है। आपको पता है 10 मीटर उसकी एक साइड है और 40 सेकंड में पूरा एक राउंड लगा रहा है, यानी कि 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ये लोग हमसे बोलते हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड्स। हमें पता है 40 सेकेंड में कितना चल रहा है, 40 सेकेंड में एक राउंड पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब 80 सेकेंड में कितना करेगा, 80 सेकेंड में 2 राउंड करेगा। 120 सेकेंड में कितना करेगा, 120 सेकेंड में 3 राउंड करेगा। अब फिर वो जो है 20 सेकेंड और चलता है, तो 20 सेकेंड 40 का हाफ कितना होता है, 20 होता है डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि 20 और यहाँ पे 10 मीटर आपकी साइड भी है, तो डियर स्टूडेंट वो फिर कितना चलेगा, वो आपका जो है आधा राउंड और चलेगा, तो वो टोटल 3.5 राउंड मारेगा।
अब देखो डिस्टेंस वो टोटल 3.5 राउंड्स मारेगा तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। अब देखो 10 मीटर से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके अब आपको निकालना है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा √200, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10√2 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है। तो भाई ये भी ट्रू नहीं है इसके लिए, ये भी फॉल्स है। और इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस अगर होने लग गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या मूल्य रह जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट की अपने आप पे कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी अगर उसका वो लगेगी। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर ही क्या रह जाएगा अगर वो ग्रेटर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, है ना। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Consider an object moving with a straight line. Let it travel 5 meter in first second, 5 meter more in next second, 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. In case the object covers 5 meter in each second, as the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover an equal distance in equal interval of time. For example, when car is moving on a crowded street, or a person is jogging in the park, there are some instances of uniform and non-uniform motion. तो डियर स्टूडेंट आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन डियर स्टूडेंट तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, है ना। डियर स्टूडेंट सपोज मान लो आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने शुरू में 5 किलोमीटर कवर करा 2 घंटे में, फिर आप 5 किलोमीटर ही कवर करते हो 2 घंटे में, यानी कि फिर आप 10 किलोमीटर चलते हो और 4 आवर्स में, 2 आवर्स में, है ना। तो डियर स्टूडेंट आप 5 किलोमीटर ही चलते रहते हो, है ना। तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है जिससे आई होप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको अंतर बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये आपकी बुक में ही इन्होंने दिया है। टाइम है 9:30 बजे, 9:30 बजे से भी पहले गाड़ी कभी स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इज़ 10 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इज़ 12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है 9:45 में, यानी कि 9:45 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इज़ 20 मीटर, यानी कि 10 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करी उसने, है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी वो है 19, यानी कि देखो भाई 15 मिनट में जो है ऑब्जेक्ट ए जो है 10 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट बी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे आते हैं, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 km per hour in figure 7.2a, what does it mean? What do you understand from sign board? यानी कि आप लोग इससे क्या समझते हो, है ना। ये देखो बॉलिंग स्पीड है इतनी किलोमीटर पर आवर में वो डाल रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट may take different amount of time to cover a distance. Some of them may move fast, some of them may move slow. The rate at which an object move can be all different also. Different object can move at same rate. So one of the way of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in per unit टाइम। तो डियर आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है ना। कभी वो फास्ट मूव करेगा, कभी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा, है ना। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव इन डिफरेंट है। तो टू मेजर दीज ऑब्जेक्ट की तो मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कौन फास्ट ट्रेवल कर रहा है कौन स्लो, ये मेजर करने के लिए हमारे पास जो है एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है डिस्टेंस, जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी
दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड. ठीक है. The SI unit of speed is meter per second. It is represented by the symbol of meter per second या फिर मीटर पर सेकेंड इनवर्स जो आपका है वो ऊपर गया है. ठीक है. तो डियर आपने एक्सपोनेंट के लॉ तो पढ़े ही होंगे. जब वो ऊपर चल जाता है तो वो माइनस में आ जाता है. ठीक है. द अनदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर. टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. तो टीचर स्पीड में भी सेम केस है. हमें जो है किसी की भी स्पीड अगर करनी होती है स्पेसिफाई, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट. ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है. ठीक है. इन मोस्ट केसेज द ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देयरफॉर टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ द मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड. तो डिस्टेंस ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही में चलती रहती है स्पीड, ऐसे ऑब्जेक्ट की हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं. और एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है डिस्टेंस. तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. If an object travels distance s in time t, then the speed v is. तो डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल करता है s डिस्टेंस टाइम t में, तो उसका जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. तो इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, अ कार ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स. इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. द कार माइट हैव नॉट ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर पर आवर ऑल टाइम. अब ऐसा तो ना होता है डिस्टेंस की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो कार ने जो है हर समय वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी. नहीं, ऐसा नहीं है. कार जो है कभी फास्ट चली हुई, कभी स्लो, लेकिन उसके बीच की जो एवरेज स्पीड है वो हमने निकाली है ना. सो समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर, समटाइम स्लो. तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड द अनदर जो कि ट्रेवल करता है 16 मीटर इन 2 सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की. तो दिस इज वेरी सिंपल. हमने पढ़ा अभी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 + 16 डिवाइडेड बाय 4 + 2. 4 + 2 कितना होता है? 6. तो डिस्टेंस 32/6 और जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5.333 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो डिस्टेंस नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction. ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो रेट है ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव बन जाएगा अगर हम उसकी जो है डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी बताएंगे उसकी स्पीड के साथ. तो क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी. अब स्पीड की बहन जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, जो कि स्पीड से एक कदम आगे है, वो क्या करती है डियर स्टूडेंट? वो आपको मैग्नीट्यूड तो बताती है, साथ में आपको क्या करती है? आपको डायरेक्शन भी बताती है. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. तो वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की वो जो है यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और मोशन और बोथ. अब देखो डिस्टेंस वेलोसिटी में एक खासियत है. एक चेंज वेलोसिटी में ये है डिस्टेंस की वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की ना, वो जो है यूनिफॉर्म वो जो है चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड. या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन. डिस्टेंस यही मेन डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में, डायरेक्शन का. आप सर्कुलर मोशन में देखोगे ना, तो सर्कल में जो है स्पीड कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर मोशन में, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है. वेलोसिटी ऐसा हो सकता है डिस्टेंस की वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज सर्कुलर मोशन में आपके हर टाइम डायरेक्शन चेंज होती रहती है और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से जो वेलोसिटी होती है वो हर बार चेंज होती है. तो डिस्टेंस इट कैन बी चेंज बाय ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion by the terms of average velocity. It is calculated in the same way as calculated average speed. तो average velocity भी same way में calculate किया जाता है जिस तरह आप average speed calculate करते हो. ठीक है.
लेकिन अगर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट में, यानी कि यूनिफॉर्म रेट में अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन. कैसे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या क्या है? स्पीड में क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम. एंड वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन. ठीक है. देन नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, स्पीड में एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. देन अगेन स्पीड में जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये सारे कुछ डिफरेंस है किसके? स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में. ठीक है, तो स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय वी. और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी के ऊपर डियर हम लोग एरो भी बनाते हैं. ठीक है, तो ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे एरो वाला. ठीक है, तो वी के ऊपर एरो इसलिए बनाया जाता है बिकॉज वेलोसिटी में आपकी डायरेक्शन भी मेंशन होती है, स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड और ये हो गया. अब अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. कौन सी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी? जब आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल मेजर. ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस. देन नेक्स्ट इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. तो जो पाथ होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखता है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो? तो डेट इज डियर स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखता है जब आपका यूनिफॉर्म मोशन में होता है. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, यानी कि 300 सेकेंड्स इफ आई कन्वर्ट इट. ठीक है, 300 सेकेंड्स में वो पहुंच गया. Now it says that what is the distance of the spaceship from ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8. तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस. हमें पता है डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम इज 300, स्पीड इज डिस्टेंस 3 into 10 to the power 8. तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर दोगे? सिर्फ और सिर्फ स्पीड इंटू टाइम कर दोगे. तो 3 into 10 to the power 8 मल्टीप्लाई बाय 300 विल गिव अस व्हाट? 900 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 8. ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको आप लोग लिख सकते हो 9 into 10 to the power 10 भी. ठीक है, इट्स योर चॉइस बेसिकली. तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7.2. द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस नॉर्मल सी चीज़ है. यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है? यहाँ पे हमसे तो इतना कहा गया है कि जो ऑडोमीटर होता है जो डिस्टेंस रीड करता है कार की, उसने जो है रीड करी 2000 किलोमीटर स्टार्ट ऑफ द ट्रिप. यानी 2000 किलोमीटर पहले कभी करा होगा उसने, है ना. तो स्टार्ट ऑफ द ट्रिप में उतना था और एंड ऑफ द ट्रिप में 2400 था. एवरेज अगर वो 8 आवर लगते हैं उसको, तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कवर इज 2000 माइनस 2400 माइनस 2000 विल गिव यू 400 मीटर की डिस्टेंस ने कवर करी है. ठीक है, किलोमीटर की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 8, तो दिस विल गिव अस 50. तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी, तो 550 इंटू 5/18 जो हो गया आपका आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा 113.9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऊषा वाला. ठीक है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. ऊषा जो है ना एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, स्विमिंग पूल. उसमें जो है स्विम्स करती है 90 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ 90 मीटर है. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर. यानी कि एक एंड, यानी कि सपोज मान लो दिस इज अ स्विमिंग पूल, तो ये 90 मीटर है. तो एक एंड से दूसरे एंड गई, फिर इसी एंड से वापस इधर आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं
इन 1 मिनट, तो उसको टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट विच इज 60 सेकेंड। अब वो बोलती है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 60, जो कि हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड ओनली, ओके। स्क्वायर तो अभी आपका एक्सीलरेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर सेकेंड। नेक्स्ट है डिस्टेंस आपका ऊषा की वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऊषा 90 मीटर चल के दूसरे एंड गई, फिर वापस अपनी फाइनल इनिशियल पोजीशन में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो 0 डिवाइडेड बाय 60 विल गिव अस 0 ओनली, वेदर इट इज़ 60, इट इज़ 100, इट इज़ 1000 और वॉट एवर, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह जो है हमने वेलोसिटी भी निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains constant of the object for any time interval of the object for any time interval is 0, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। However, in non-uniform motion, the velocity varies with time. It has different values of different instances and different points of the path. Thus, the change in velocity of an object during any time interval is not 0. We can now express the change of velocity of an object. तो डिस्टेंस देखो, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तब जो होती है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो मतलब दो वेलोसिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस होता है या टाइम इंटरवल होता है या फिर वेलोसिटी के बीच का एनी टाइम इंटरवल, वो जो है डिस्टेंस आपका क्या होता है, 0 होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता है ना। तो कैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्रेस करें, लेट्स सी। तो यस डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब हम लोग जो है इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हो तो आप एक्सीलरेट करते हो, आपका वो जो हैंडल होता है उसको एक्सीलरेट करते हो, तो आप लोग जो है बाइक से एक्सीलरेट करते हो, है ना। तो जो है एक्सीलरेट होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है डियर स्टूडेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आप किस तरह वेलोसिटी का तो चेंज हो रहा है, यानी कि आप पहले कुछ वेलोसिटी में थे, फिर आपकी कुछ वेलोसिटी में, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो ये जो चेंज होता है वेलोसिटी में डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं रेट जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। So to answer such question, we need to introduce the another physical quantity, that is acceleration. So dear student, which is a measure of the change in velocity of an object per unit time. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v, the time of the acceleration a is a equals to v minus u by t। तो डियर स्टूडेंट देखो v minus u देखो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है आपकी और फाइनल वेलोसिटी आपकी जो होती है, वेलोसिटी दो होते हैं ऑब्जेक्ट की, दो वेलोसिटी हो गई। सपोज वेलोसिटी मतलब चेंज हो रही है, ये हमें निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी मतलब डियर स्टूडेंट आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। ये तो क्लियर ही होगा इतना चीज़ तो, क्योंकि देखो पहले आपकी वेलोसिटी कुछ थी, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है ना। तो जैसे सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल गिव यू रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम आपको लगा ये वेलोसिटी में चेंज होने में वो, और जब इनको आप डिवाइड करोगे तब आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसको हम लोग निकालेंगे, बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे काइंड ऑफ मोशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जब आपकी वेलोसिटी जो है
चेंज होती है, यानी कि वेलोसिटी जब आपकी चेंज होती है तो ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव when it is opposite to the direction of the the acceleration is taken to be positive when it is in the direction of the velocity। देखो एक्सेलरेशन को हम लोग तब पॉजिटिव लेते हैं जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है। आपकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, आपका एक्सेलरेशन भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होता है जब आपकी वेलोसिटी की वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे अगर आप लोग कोई बॉल को ऊपर फेंकोगे, एक्सेलरेशन नीचे को लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इससे एक्सेलरेशन नीचे को लगेगा ग्रेविटी में। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप लोग ऊपर बॉल फेंक रहे हो, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका वाला एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों है? इसका भी बड़ा इजी आंसर है। देखो डियर, आप सबसे पहले क्या निकालते हो एक्सेलरेशन के लिए? सबसे पहले आप लोग निकालते हो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, यानी कि जो भी आंसर आएगा चेंज इन वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन भी आपका कुछ सेकंड्स में होगा। तो यहाँ पे देखो 2 सेकंड्स आ गए, तो जब आप इस सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड -2, है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेकंड 2 बार आ रहा है इसलिए हम लोग जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापी जाती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लिख रखा है आपकी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, तब हम ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। सॉरी, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग कहते हैं इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। Then the acceleration of the object is said to be uniform. If the motion of free falling body is an example of uniformly accelerated motion. यानी कि निश्चय अगर आप कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से फेंकते हो, सपोज बॉल आपने अपने हाथ से नीचे फेंकी, तो इसमें जो है नीचे जब बॉल जा रही है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। On the other hand, object travels with non-uniform acceleration if its velocity changes with non-uniform rate. और ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है डिस्टेंस जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट में, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो इफ़ द कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7.4 में। आई होप एक्सेलरेशन का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो डियर पहले क्वेश्चन आता है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। मैंने आपको बताया ना स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। अब राहुल पेडल्स अ साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, यानी कि टाइम कितना हो गया? 30 सेकेंड्स। अब देन ही अप्लाइज ब्रेक इन सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइक बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो भाई अब उसने क्या करा? ब्रेक मारा। तो दोस्तों अब आप लोग जो है इनिशियल वेलोसिटी किसको लोगे? 6 मीटर पर सेकेंड को लोगे, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका फिर जो है टाइम कितना लिया उसने ये वेलोसिटी करने में? 5 सेकेंड लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन बोथ केसेस में, यानी कि दोनों केसेस में। तो पहले केस का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 6
-0 डिवाइडेड बाई 30 जो कि हो जाएगा 6/30, जिसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें वी विल गेट 1/5 विच विल बी मोर सिंप्लीफाइड इंटू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है दूसरे केस की, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 6 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी -2/5, जिसको मैं लिख सकती हूँ -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे रोज़ इस क्वेश्चनों की तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, और फिर आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में। When will you say a body is in uniform acceleration? Uniform acceleration when its velocity increases or decreases with equal interval of time, or non-uniform motion when its velocity when the velocity change in non-uniform rate. ठीक है, so next is a bus decreases speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of bus. हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसमें मेन चीज़ जिसे ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे km/h में आपको यूनिट दी है, तो इसका मतलब आपको यूनिट को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट? 80 × 1/5/18 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना होगा और ये हो जाएगा 200/9, फिर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 22.22 आपकी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 60 km/h को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 × 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, 30, फिर कट करोगे, मतलब सॉल्व कर लेना आप इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/3, जिसको इफ़ आई विल do we will get 16.66 meter per second. Now dear student, after this, after converting the units into meter per second, now the next step is you have to just take out acceleration. So acceleration we know that initial final velocity minus initial velocity divided by time taken. So final velocity is 16.66 minus 22.22 divided by time taken is dear students 5 seconds. तो ये हो जाएगा आपका, जब आप लोग इसको माइनस करोगे 5.56 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। अब डियर स्टूडेंट क्योंकि ऊपर डेसिमल है, तो जब हम डेसिमल में डिवाइड करते हैं हमें पता है कि हम लोग जो है जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 5.56 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब कि सॉरी यहाँ पे जो है 5, 6 है, तो मतलब 2 डिजिट्स है उसके पहले डेसिमल लगा है, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, दोनों को, नीचे को भी ऊपर को भी। तो ये हो जाएगा 556 डिवाइडेड बाय 500। नाउ वी हैव टू जस्ट डिवाइड दिस क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व इट। ठीक है, सो 1 से जाएगा सबसे पहले, फिर हमें नीचे मिलेगा 5, 6, देन वी विल पुट पॉइंट, वी विल गेट 5, 6, 0, then again we will take 1, 500, then again we will get 60, then again we will put 0, 1 we will take, so we will get 100, and again we will put 1 0, we will get 1000। तो 1500 के टेबल में आता है तो 2 से जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आपको पता है इन्होंने डिक्रीज़ करी है स्पीड, तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है, वो इस रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। देन इट सेज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 km/h। तो मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा इसको ये वेलोसिटी अटेन करने में? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें इट विल बी 600 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली बात इसमें यह है कि 40 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो 40 × 5/18। अगेन आपको सेम प्रोसेस अपनाती है और इसको कट करना है।
तो ये आ जाएगा आपका कुछ 11.111 मीटर पर सेकेंड। 1 जो है टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या डिवाइड करोगे, 11.1 डिवाइडेड बाय 600। तो डियर स्टूडेंट अब देखो अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड। सो 1 आ गए डिवाइडेड बाय 6000। सो अब सिर्फ आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करना आना चाहिए डियर स्टूडेंट। दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इफ़ यू डोंट नो दीज ऑल थिंग्स यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तभी डियर स्टूडेंट आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई से यू पीपल टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो डियर स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जो है आपका आंसर आ जाएगा 0.0185, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट काफ़ी इजी था, ठीक है। तो 0.0185 इज़ द आंसर, मीटर पर सेकेंड। आई थिंक वी हैव टू टेक आउट द एक्सप्रेशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह अगर आप क्वेश्चन करेंगे आपकी गलतियाँ भी नहीं होंगी और आप फटाफट कर भी लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्राफ्स में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वेराइटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब देखो डिस्कशन ग्राफ्स करते क्या हैं, ग्राफ्स हमें कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो है वेराइटी ऑफ अच्छी तरह से जो है रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, द वर्टिकल बार ग्राफ शोज द रन्स रेड बाय द टीम इन ईच ओवर। As you have studied in mathematics, the straight line graph helps in solving linear equation having टू वेरिएबल। तो इससे आप लोग ने आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं क्या करने में, सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशन इन हैविंग टू वेरिएबल, यानी कि इन टू वेरिएबल। तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज लाइन ग्राफ्स। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी such as distance or velocity on the other quantity such as time। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है देयर आर टू क्वांटिटीज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी चीज़ में डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे टाइम इज़ इंडिपेंडेंट, बट वेलोसिटी या टाइम, वेलोसिटी या डिस्टेंस ये आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। आई थिंक आपने मैथ्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है पढ़े होंगे जब आप ग्राफ्स वाले चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब द मोशन, अच्छा नेक्स्ट है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि पहला टॉपिक है हमारा डी ग्राफ। डी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वी ग्राफ भी। तो डिस्टेंस द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ adopting the convenient scale of choice. In this graph, time is taken along x-axis and the distance is taken along y-axis. तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो डियर स्टूडेंट, ये जो डी ग्राफ है इसमें जो है आपकी टाइम लिया है एक्स एक्सिस में और वाई डिस्टेंस लिया है वाई एक्सिस में, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड under various conditions where object moves with uniform speed, non-uniform speed और remain rest। तो हम यही जानेंगे जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखता है, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखता है, और जब मोशन रेस्ट में होता है तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखता है, ये हम लोग जानेंगे। तो डिस्टेंस सबसे पहले वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये चीज़ तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दिस शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि स्टूडेंट अगर आपकी टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस भी बढ़ती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन ये चीज़ होती है। इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसा होता है जिसमें आपका एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज़ घटती है तो घटती है दूसरी चीज़ भी, और एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, यानी कि आपका अगर ज़्यादा टाइम होगा तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। Thus, for a uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डियर स्टूडेंट जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस करके आ जाते हैं, बट ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पता चलता है कि आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, वो उतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस में ट्रेवल कर ली है, अब वो जो है रेस्ट में आ गया, ये पता चलता है उससे, ठीक है। ये स्टूडेंट, तो डोंट बी कंफ्यूज इन दीज ऑल थिंग्स। यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज डैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इन अ यूनिफॉर्म रेट। तो ये देखो डियर स्टूडेंट, ये जो ओ बी है ये आपको बता रहा है कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज हो रही है। Note that you can also use term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to distance traveled by the object along the y-axis। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है ये जो है आप लोग जो है यूनिफॉर्म स्पीड की बजाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग जो है जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे आप ले लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लो डिस्टेंस की जगह और नीचे टाइम ले लो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वी कैन यूज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू डू सो कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी। तो डिस्टेंस, अब हम लोग जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करके जो है स्पीड भी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की। कैसे? तो सपोज डिस्टेंस आपने लिया ये स्मॉल पार्ट ए बी, इस स्मॉल पार्ट ए बी को देखो आप ध्यान से, ठीक है, ये जो स्मॉल पार्ट ए बी मैं आपको बता रही हूँ इसको, ठीक है। ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड द अदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। तो अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में पैरेलल होनी चाहिए कौन सी लाइन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए, और अदर लाइन आपको ड्रॉ करनी है पॉइंट बी से। तो एक लाइन हमने पॉइंट ए से ड्रॉ कर दी और एक लाइन पॉइंट बी से, ठीक है डिस्टेंस। ये देखो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जैसा इन लोगों ने ड्रॉ कर रखा है ना, ये देखो ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेगी, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेगी, ठीक है। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर इन पॉइंट सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को मीट करती है कौन से पॉइंट में, पॉइंट सी में, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दो और इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड, तो ये लोग जो लाइन है ये मिलती है पॉइंट सी में, ठीक है। टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल। ए सी क्या डिनोट करता है, ए सी डिनोट करता है टाइम इंटरवल, और जो आपका बी सी है वो है डिस्टेंस, बी सी कॉरस्पॉन्ड टू डिस्टेंस। वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ S2 माइनस S1 इन टाइम T2 माइनस T1। तो इसमें वेरी सिंपल डिस्टेंस ये वाली चीज़ें, ये इनके लिए आपको इतना दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी NCERT बुक ने समझाया, मैं आपको नॉर्मल चीज़ समझा देती हूँ। स्पीड निकालनी है तो ये देखो, जैसे पॉइंट ए के और पॉइंट बी के बीच में आपको स्पीड निकालनी है, तो पॉइंट बी जो है आपका पॉइंट बी का जो टाइम है वो इधर है, और पॉइंट ए का जो टाइम है वो इधर है। पॉइंट ए ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, पॉइंट बी ने इतनी। स्पीड निकालना है इन दोनों चीज़ के बीच में, वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले आप, ये है आपका डिस्टेंस 2, ये है डिस्टेंस 1, तो 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय ये टाइम 2 है, ये टाइम 1, तो टाइम 2 टाइम 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 लिया है इन्होंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है, तो 10 के बाद इन्होंने 20 लिए है, तो एक यूनिट 2 मिनट होगा, ठीक है। एक यूनिट का मतलब होगा 2 मिनट। तो डिस्टेंस यहाँ पे 40 के बाद 42 44 माइनस आप लोग करोगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका 58, और ये हो जाएगा 56, तो 56 ऐसे करके आप माइनस करोगे, तो 56 माइनस 44, तो आप लोग इस तरह से स्पीड निकाल दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ पे जब आप करोगे 56 माइनस 44, सो यू विल गेट 12, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस आपको जो है स्पीड निकालनी होती है, आपको टाइम निकालना होता है दोनों साइड का, और आपको ऊपर की दोनों डिस्टेंस बतानी होती है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग जो है स्पीड निकालते हो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक्सीलरेटेड मोशन के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है ना,
Table 7.2 shows the distance traveled by the time interval in 2 seconds. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है 7.4 ये शो कर 7.2 अच्छा सॉरी 7.2 इन्होंने बोला है 7.2 जो है शो कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन द टाइम इंटरवल इन 2 सेकेंड. ठीक है, तो 2 सेकेंड इन्होंने आपको टाइम इंटरवल दे भी दिया, मैंने आपको निकाल के बता दिया था. ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने दे रखी है. अब नेक्स्ट आता है डिस्टेंस आपका यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा. ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द कार इज शोन. Note the shape of the graph is different from the earlier distance time graph. For the uniform motion, the nature of the graph shows the nature of the graph shows non-linear variation in distance traveled by the car with time. Thus, the graph shown represent the motion with non-uniform speed. क्योंकि रेस्टर अगर डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर कोई चीज़ ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब आपका वो कर्व लाइन होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जिनको हम लोग कहते हैं वीटी ग्राफ्स. दीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल ग्राफ्स. ठीक है, पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखा, अब हम सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी लिखी होगी, यहाँ पे लिखा होगा टाइम. ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस. तो ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग करते हैं. इसमें भी टाइम जो है एक्स एक्सिस में रहता है बिकॉज टाइम इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस में रहती है. ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, यानी कि इफ़ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज सेम, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, सो द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. Figure 7.5 show velocity time graph for a car moving with a uniform velocity of 40 km/h. अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है कि भाई वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. डिस्टेंस अभी हमने देखा था हाउ टू टेक आउट स्पीड, बट आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या करता है, वो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट निकालने में मदद करता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, द एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यू टू नो डिस्टेंस मूव बाय द कार बिटवीन टाइम 1 एंड टाइम 2 यूजिंग ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू टाइम t and time 2 on the graph. The velocity of 40 km/h is presented by height AC or BD. The time t2 minus t1 is represented by length AB. तो डिस्टेंस ये इस पूरे पैराग्राफ हमें ये बस इतना कहना चाहते हैं कि डिस्टेंस इनका जो प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसका होता है प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी है. ठीक है, तो डिस्टेंस सपोज वी हैव टेकन लाइक दिस. तो डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप लोग, आपको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना होता है. बस ये वाली लेंथ आपको पता करनी है, ये वाली लेंथ आपको पता है 40, और ये टाइम पता करना पड़ेगा आपको. फिर जस्ट जैसे आप एरिया निकालते हो रेक्टेंगल का, वैसे आपको एरिया निकाल के जस्ट मल्टीप्लाई करना है लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, विच इज़ T1. अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 विल गिव यू ये वाली जो लेंथ है ये, और ये तो हमें पता ही है 40. ठीक है, सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है यहाँ पे 40 किलोमीटर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये निकालना है बस. ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यानी कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल में, और ऐसे टाइप के मोशन में जो होती है आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी आपकी चेंज होती है लेकिन इक्वल रेट. ठीक है, so we can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph
Consider a car being driven along the straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records his velocity after every 5 seconds by noticing the reading of the speedometer of the car. The velocity of the car in kilometer per hour as well as in meter per second. Different instances of time is shown. जस्ट यहाँ पे आपको दिखा रखा है टाइम 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी थी और कार की किलोमीटर पर आवर भी 0. टाइम 5 सेकेंड्स में 2.5 हुई और फिर 9 हुई किलोमीटर पर आवर. एंड तो इस तरह वो यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी आपकी चेंज होते रहे. जैसे जैसे सेकंड बढ़े इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लिया उसने और इक्वल अमाउंट में वो चेंज भी हो. तो ऐसे में आपका आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और आपकी होती है स्ट्रेट लाइन. ठीक है. इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द कार is shown in figure 7.6. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is straight line. Next हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे. Yes, straight line यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप जो है डिस्टेंस भी निकाल सकते हो. कैसे? द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. आप लोग इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हो या वेलोसिटी टाइम. ठीक है. तो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट मूव बाय द कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD अंडर द ग्राफ. यानी कि ये जो एरिया है ABCD इसके अंदर जो है ग्राफ के नीचे इसको अगर आप एरिया निकाल दोगे इसका तो आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मिल जाएगा. ये सर इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल है. कैसे निकालोगे? देखो ये जो पूरा फिगर है इसको आप लोग 2 टुकड़ों में तोड़ लो अगर आपको निकालने में परेशानी आ रही है. पहले आपने ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया फिर आप स्क्वायर का एरिया निकाल दो. है ना. या फिर अगर आप पूरा का निकाल सकते हो बिकॉज ये ट्रपेजियम है एक. है ना. तो इसका पूरे का एरिया निकाल सकते हो तो आप निकाल सकते हो पूरे का एरिया. ठीक है. So like this you have to find out the area of the triangle. ठीक है. So since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance s traveled by the car in the given by the area ABCD under the velocity time graph. So s equals to area ABCDE, area of the rectangle ABCD plus area of triangle ADE, which will be AB. इन्होंने दे रखा है BC प्लस 1/2 AD और DE यहाँ पे दे रखा है जो आपका यहाँ पे इन्होंने. ठीक है. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो है डियर स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका कुछ भी शेप हो सकता है. यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वो नीचे को जाया हुआ हो सकता है. ठीक है. इट कैन बी एनीथिंग. जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको शेप्स दे रखे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो फिगर 7.7a shows a velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity decreasing with time, while 7.7b shows the velocity time graph representing non-uniform variation of the velocity of the object with time. Try to interpret these graphs. तो डिस्टेंस ये है आपके ग्राफ्स. तो यहाँ पे हो चुका है हमारा ग्राफ सेक्शन पूरा. तो डिस्टेंस बस आपको याद इतना रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में होगा ग्राफ. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब कि वो जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो वो कर्व्ड लाइन जाएगा. और फिर स्टूडेंट वीटी ग्राफ्स में अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अगर वो जो है एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली तो होगा स्ट्रेट लाइन. अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई भी शेप उस ग्राफ का हो सकता है. तो इतना आपको ध्यान रखना है. प्रोडक्ट ऑफ वीटी ग्राफ्स गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट देगा हमें प्रोडक्ट ऑफ वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड या फिर वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को ग्राफ्स का सेक्शन. अब हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंटेंट में जो कि है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या नेचर होगा फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सो डिस्टेंस वेरी सिंपल, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ओनली, ओके, बिकॉज इन्होंने पूछा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इट इज़ अ कर्व्ड लाइन. Then what can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to the x axis? आप लोग ऐसे कौन सी ऐसे मोशन के बारे में क्या कहोगे जिसका ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कहोगे जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, इसलिए है वो. ठीक है. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट इज़ इन द यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आप लोग कह दो कि कांस्टेंट स्पीड. स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डियर स्टूडेंट, है ना, ये दोनों सेम होते हैं, बस अंतर इतना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर. What is the quantity which is measured by the area occupied by the velocity time graph? So that is distance. ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस मिलती है या फिर डिस्प्लेसमेंट भी आप लोग लिख सकते हो. ठीक है. क्योंकि इन्होंने बोला डिस्टेंस भी आपको मिल सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिल सकती है. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं हम लोग. When an object moves along the straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during the motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. For convenience, the three such equations are given. तो कभी कभी जो है हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मोशंस में आंसर्स निकालने पड़ते हैं, तो इसके लिए जो है बहुत सारी इक्वेशन बनाई हैं मोशंस की. कौन कौन सी इक्वेशन है? एक है डिस्टेंस आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप वाली इक्वेशन, एक है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, एक है टाइम वेलोसिटी रिलेशनशिप. ठीक है. वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप. ठीक है. तो डिस्टेंस हम लोग इसको करेंगे. तो पहली इक्वेशन जैसे कि हमने पढ़ी वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इक्वल्स टू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है. तो ये है कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें अप्लाई करनी होती है, बाकी इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बस यही चीज़ें इन्होंने बताई. तो एग्जाम्पल नंबर 7.5 आता है डियर स्टूडेंट्स. अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट. जो ट्रेन है डियर स्टूडेंट वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से. ठीक है. तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0. देन अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर. और कितना टाइम लगा उसको वेलोसिटी अटेन करने में? 5 मिनट्स, यानी कि टाइम इज़ 300 सेकेंड्स. अब यहाँ पे हमें बताया कि एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. सबसे पहले डिस्टेंस जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कि हो जाएगा आपका कितना? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इसने कहा है एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म. सबसे पहले फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना सबसे पहले. तो सबसे पहले डिस्टेंस हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. तो v है 20 माइनस यू 0 डिवाइडेड बाई 300. तो ये हो जाएगा 20 माइनस 300, जो कि कितना हो जाएगा डी स्टार आप लोग का? तो ये हो जाएगा आपका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दे हो गया एक्सेलरेशन. अब इन्होंने पूछा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी अटेन करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करनी पड़ी. दिस वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. वी नो वेरी केयरफुली, 20 का स्क्वायर माइनस यू 0. 2 इंटू ए इज़ 1/15 मल्टीप्लाई बाय एस. तो 2/15 s इक्वल्स टू 400. तो s will be equals to 400 multiplied by 15 divided by 22. That will give me 200 multiplied by 15, which will be 3000 meters. जिसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें it will be 3 kilometers.
ठीक है, तो डियर लाइक दिस यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.6. 7.6 says that the car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. Initial velocity 18 km per hour, फाइनल वेलोसिटी 36 km पर आवर. कन्वर्ट कर लो तो 18 km पर आवर वाली वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड और 36 वाली हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट पूछ रहा है हमें फाइंड आउट करना है और टाइम लगा इसको 5 सेकेंड्स का. एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम, दैट टाइम. ठीक है, उस टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करें. सबसे पहले एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन विल बी 10 minus 5 डिवाइडेड बाय 5. इट विल बी 5/5 जिसको हम कहेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, यानी कि डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप है जो कि होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच विल बी s इक्वल्स टू यू इज़ 5 मल्टीप्लाई बाई टी 5 प्लस हाफ a इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई टी अगेन 5 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका 25 प्लस हाफ इंटू 25 विच विल बी 12.5. ऐड करोगे यू विल गेट 37.5 मीटर. ठीक है डिस्टेंस. तो इस तरह आपको आंसर फाइंड आउट करना है. एग्जाम्पल नंबर 7.7. द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द कार टू प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. ब्रेक्स अप्लाई कर दिए. जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है ना. तो फाइनल वेलोसिटी जब भी फाइनल वेलोसिटी आएगी तब वो ज़ीरो ही होगी. तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू ज़ीरो. प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. जब हम लोग ब्रेक मार देते हैं तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होने लग जाता है क्योंकि डी एक्सीलरेशन होता है. तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. अभी उन्होंने बताया भी था कि जब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के तब वो नेगेटिव हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी कि टाइम इज़ 2 सेकेंड्स. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हमें ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले हमें यू भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. डिस्टेंस ऐसे तो निकलेगी नहीं. आप कोई भी फॉर्मूला देख लो इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी u चाहिए, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें भी u चाहिए. तो डिस्टेंस सबसे पहले हमें u फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो व्हाट विल बी u विल बी, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v माइनस ए टी विल गिव अस u. तो v कितना है हमारे पास 0 माइनस a कितना है -6 इंटू t कितना है 2 सेकेंड्स. तो इक्वल्स टू u. तो ये हो जाएगा 0 प्लस 12 इक्वल्स टू u. तो 12 इक्वल्स टू u. तो u की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने 12 मीटर पर सेकेंड. नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि इस टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दिस टाइम. तो दिस टाइम इट सेज कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ये हमें निकालना है दिस टाइम. तो दिस टाइम का हम लोग फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं. दिस टाइम का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम का है, यानी कि इसमें हम लोग टाइम पोजीशन रिलेशनशिप है तो लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू कितना है हमारे पास, u है 12 इंटू टी 2 प्लस हाफ 2 इंटू ए कितना होता है हमारा, a है हमारा -6 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट हमारा -3 हो गया, 2 से कट कर देंगे 24, और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 0 सॉरी ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका डिस्टेंस हो जाएगी s इक्वल्स टू यू टी कितना होता है 12 क्योंकि u है मल्टीप्लाई बाई t इज़ 2 सेकेंड्स वी हैव. उसके बाद फिर वी हैव नेक्स्ट प्लस 1/2 इंटू -6 मल्टीप्लाई बाई 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर डी स्टूडेंट. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. तो 12 प्लस 24 -12 प्लस 24 कितना हो जाएगा डी स्टूडेंट -12
+24 कितना हो जाएगा, -+12, तो +12 मीटर इज़ द डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस, तो इस तरह आप लोग निकालोगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इक्वल्स टू 0, यू मूव्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो a इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स, टाइम इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। फाइंड a स्पीड एक्वायर्ड और b डिस्टेंस ट्रेवल। तो स्पीड एक्वायर्ड निकालनी है तो v निकालना है हमें, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो हमें u पता है 0 प्लस a इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 120, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा 12। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड एक्वायर्ड। उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। तो डी स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल में डी स्टूडेंट हम लोग जो है निकालेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी, u हमारा है 0 मल्टीप्लाई बाय t, t इज़ 120 प्लस हाफ ए टी, मतलब हाफ ए कितना है हमारा 0.1 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, t इज़ 120 अगेन इट्स स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस 1/2, ये आपका कट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 7200 आपको मिल जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो आपको मिल जाएगा s इक्वल्स टू 720 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, 720 मीटर इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है डी स्टूडेंट, द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ बॉट टू रेस्ट। सबसे पहले कहा है द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, कि 25 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और v आपका 0 हो जाएगा एक टाइम पे आने में। ठीक है, तो v 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ बॉट टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में लाने से पहले ट्रेन कितना फार जाएगी, यानी कि इतना दूर जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें निकालना है खाली 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v हमें पता है 0 स्क्वायर माइनस u इज़ 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a कितना है -0.5 मल्टीप्लाई बाय s, दिस विल बी -1.0s इक्वल्स टू -625, माइनस कैंसिल हो गया, s इक्वल्स टू 625। तो डी 625 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अ ट्रॉली वाइल गोइंग टू इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो डिस्टेंस ट्रॉली वाइल गोइंग टू इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ट्रॉली ऐसे जा रही थी, ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन होता है, यहाँ से ट्रॉली गई थी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या था ट्रॉली का, क्योंकि भाई ट्रॉली कहीं से हमने खिसकाई होगी तभी गई होगी, तो u जो है ये तो हो गया 0 और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड निकालनी है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के हमें निकालनी है, तो v इक्वल्स टू यू हमें पता है 0 प्लस a मल्टीप्लाई बाई टी इज़ 3 सेकेंड, तो अब हम निकाल लेंगे। तो v इक्वल्स टू 0 प्लस 6, तो ये हो गया ड्यूरेशन आपका 6, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपकी हो गई वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस हम लोग रेसिंग कार वाले में, तो यहाँ पे है रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट, क्योंकि भाई रेसिंग कार भी कहीं ना कहीं से किसी इंसान ने स्टार्ट ही करी होगी, तो u इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसमें बोला है व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 10 सेकेंड मतलब
स्टार्ट करने के 10 सेकंड बाद कितनी इसकी डिस्टेंस होगी। तो टाइम हमें दिया है 10 सेकंड। इन्होंने कहा है कि स्टार्ट करने के 10 सेकंड बाद, यानी कि डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके ये फाइंड आउट करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू 0 मल्टीप्लाई बाई टी 10 सेकेंड प्लस हाफ ए विच इज़ 4 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 0, तो 0 प्लस ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस 200 मीटर की डिस्टेंस रेसिंग कार कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम अंडर ग्रेविटी ऊपर फेंकते हैं तो फिर उसको एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो जब मैक्सिमम हाइट में पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। देन ये कहता है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंका है, तो एक्सेलरेशन जो होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है नीचे को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। हाइट अटेन निकालनी है सबसे पहले, यानी कि डिस्टेंस, और उसका फिर निकालना है कितना टाइम उसको लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं हाइट। तो हाइट हो जाएगी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v हमें पता है 0, u हमें पता है 5, 2 हमें पता है a इज़ -10 मल्टीप्लाई बाय s, तो -20s इक्वल्स टू -25, s इक्वल्स टू -25 डिवाइडेड बाई -20, माइनस माइनस कैंसिल, दिस विल बी 5/4। जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डिस्टेंस ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, दिस इज़ अ डिस्टेंस। नाउ इट सेज दैट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, कितना टाइम उसको लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो ये भी वेरी सिंपल, हम लोग इसको निकाल लेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के। तो v कितना है हमारा, v है हमारा 0 इक्वल्स टू यू कितना है 5 प्लस a इज़ -10 मल्टीप्लाई बाय t हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू -10t, t इक्वल्स टू -5 बाय -10, माइनस माइनस कैंसिल 1/2 विच विल गिव मी 0.5 सेकेंड्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। इधर तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सीधे आपके एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, और जो सिंपल है एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट इन एक्सरसाइजेस को भी कर लेते हैं। An athlete complete 1 round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be distance covered by the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे साफ बोला गया है कि एथलीट कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो यानी कि आपका एक सर्कल ट्रैक है, उसमें ये 200 मीटर का डायमीटर वाला सर्कुलर ट्रैक है वो, तो उसमें 40 सेकंड में ये 1 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। 40 सेकंड में 1 राउंड विच मीन्स डेट 2 × पाई विच इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज मैंने रेडियस लिया है। 2πr इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली सर्कुलेटरी मोशन था ना, इसमें डिस्टेंस बताया ही यही गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है डिस्टेंस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और द मोशन बोथ। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि वेलोसिटी जो है डायरेक्शन की वजह से भी चेंज हो सकती है। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस होता ही यही है कि आपकी वेलोसिटी जो है, स्पीड तो कांस्टेंट रह सकती है सर्कुलर मोशन में, बट वेलोसिटी आपकी हर सेकंड चेंज करती है, बिकॉज हर सेकंड आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसलिए डिस्टेंस यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई है। और यहाँ पे सिर्फ हमें इतना पता है कि हम लोग कैसे निकालेंगे 2πr डिवाइडेड बाय t, अगर हमें स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें पता है कि सर्कुलर का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में उसने कवर कर लिया इतना। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग इसमें निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड
एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के एंड में कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो देखो 2 मिनट एक 40 सेकेंड में इन्होंने करा है एक राउंड कवर, तो 80 सेकेंड में करेंगे 2 राउंड कवर, 120 सेकेंड में करेंगे 3 राउंड कवर, और 140 सेकेंड्स यानी कि सपोज़ अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करता है 140 सेकेंड्स में, यानी कि 140 सेकेंड यानी कि 120 सेकेंड में 3 राउंड पूरे कवर करें। अब देखो 20 सेकेंड और ऐड कर रहे हैं, तो 40 का हाफ कितना होता है 20, यानी कि 20 सेकेंड हाफ सेकेंड अगर वो और चलेगा तो यानी कि पूरी हाफ डिस्टेंस और कवर करेगा। तो इसका मतलब 3.5 राउंड वो मान लेते हैं। तो डिस्टेंस 2 इंटू 22/7 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5 विल बी द डिस्टेंस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे अच्छी तरह यू विल गेट 2200 मीटर एज द डिस्टेंस। ठीक है, एज अ डिस्टेंस आपको इतना है मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस देखो 5 इंटू 100 आप लोग जब अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो अगर आप अच्छी तरह करोगे तो आंसर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट है इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा, बिकॉज अगर आप देखो मैं आपको डायग्रामेट्रिकली बताती हूँ यहाँ पे। ये सपोज़ दिस इज़ अ सर्कल। सपोज़ मान लो एथलीट ने इधर से स्टार्ट किया, तो इधर से एक चक्कर मारा पूरा, इधर से 2 चक्कर मारे, 3 चक्कर मार लिए। अब देखो 3 चक्कर मारने का आधा चक्कर और मारता है, इधर पहुँच गया ना, इधर पहुँच गया तो डायमीटर नहीं हो गया इसका, है ना। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स डायमीटर ही इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा विच इज़ 200 मीटर। नेक्स्ट है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी इन अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो 300 मीटर की रोड में जो है जोसेफ ए से बी तक जाता है स्ट्रेट लाइन में और जॉग करता है, और कितना टाइम लेता है वो 300 मीटर की रोड को कवर करने के लिए 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब देखो 2 मिनट 30 सेकेंड्स यानी कि 150 सेकेंड्स वो लेता है। देन ही टर्न्स एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब वो फिर लौटता है तो 100 मीटर फिर जॉग करता है कितना पॉइंट सी में 1 मिनट तक। ठीक है, तो 1 मिनट तक उसने जॉग करा 60 सेकेंड्स। अब ये बोल रहा है कि व्हाट वाज जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी जोसेफ की, टोटल डिस्टेंस कवर जो कि 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 60 प्लस 150, जो कि हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 210, जो कि आपको कितना देगा डियर स्टूडेंट आंसर। ये आपको देगा आंसर डियर स्टूडेंट, मैं आपका निकाल के आपको बताती हूँ। तो करीब आपको आंसर कितना मिल सकता है इसमें, क्योंकि डिस्टेंस 400 डिवाइडेड बाय 120 आप लोग करोगे, उसका फिर आपको क्या करना है 41/21 मिल जाएगा, 40/21 मिल जाएगा। तो बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको जो है सॉल्व करना है अच्छी तरह डिवाइड करके, जिससे कि आपको जो है आंसर इसका करेक्टली जो है मिल जाए और आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी इसमें ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। तो अगर आपसे भी होती है तो आप लोग प्रैक्टिस करें जिससे कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्योंकि डियर स्टूडेंट सबसे पहले जोसेफ क्या करता है, इधर से इधर तक जाता है, 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, ए से बी में जाकर, और कितना टाइम लेता है वो यहाँ 2 मिनट 30 सेकेंड, जो कि है 150 सेकेंड्स। लौटते वक्त 100 किलोमीटर फिर जॉग करता है और 60 सेकेंड का टाइम लेता है। तो हमें निकालनी है यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले ए टू बी निकालनी है। ए टू बी का आप लोग निकालोगे सबसे पहले। ए टू बी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पे। तो ए टू बी निकालनी है सबसे पहले एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, फिर ए टू सी निकालनी है। तो ए टू बी निकालेंगे पहले हम। ए टू बी में सबसे पहले डियर स्टूडेंट कितना करा उसने कवर, 300 मीटर कवर करा टोटल डिस्टेंस, और फिर डिवाइडेड बाय हम लोग ले लेंगे यहाँ पे फिर 150। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ये थी इसकी एवरेज स्पीड। अब डियर स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सेम एवरेज वेलोसिटी विल बी ऑल्सो सेम, लेकिन अब निकालना है ए टू सी। तो ए टू सी में सबसे पहले एवरेज स्पीड विल बी 300
प्लस 100 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 150, जो कि डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 400 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, और अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका इसका कितना आंसर आ जाएगा जब आप लोग डिवाइड करोगे 40/21, तो आपको इसको डिवाइड करते रहना है। तो ये आपको मिलेगा कुछ 1.9 तक आपको आंसर मिलेगा। तो 1.9 कुछ आंसर आपको एवरेज स्पीड मिलेगी इसकी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है ए टू सी। तो ए टू सी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ए टू सी में एवरेज वेलोसिटी डियर स्टूडेंट आपकी हो जाएगी क्योंकि ए टू सी इन्होंने गाया डायरेक्ट, तो वो हो जाएगा 200 मीटर डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पे अगेन आप लोग काटोगे और फिर सॉल्व करोगे। 0.0 दिस विल बी अगेन 9 सा, so 89 this, and then we will get yes। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको कितना आंसर मिल जाएगा जब आप लोग डिवाइड करोगे, स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा करीब 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह जोसेफ वाला क्वेश्चन भी हो गया पूरा। नेक्स्ट आता है अब्दुल भाई ड्राइविंग टू द स्कूल, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जब वो स्कूल जा रहा था तब उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन रिटर्न टू द ट्रिप ऑन द सेम रूट कह दिया, तो मतलब डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान सकते हैं, और सेम रूट जब रिटर्न कर रहा था तो तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन्होंने से हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल फॉर होल ट्रिप। तो हमें पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस तो हमारी x है, x प्लस एक्स, क्योंकि x पहले गया फिर x लौटा, लेकिन हमें टाइम भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले t1 निकालते हैं, यानी कि जब वो स्कूल जा रहा था तब का टाइम निकालते हैं। तो 2 किलोमीटर पर सेकेंड इस इज एवरेज स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x/t1। तो t1 विल बी x/20 और t2 कितनी हो जाएगी, x/30 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट एवरेज स्पीड कितनी हो गई, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x/30 प्लस x/20, जो कि कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 5x बाय 60। तो ये हो जाएगा 120x डिवाइडेड बाय 5x। तो ये हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 24 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। देन द मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो रेस्ट है मतलब कि u इक्वल्स टू 0 इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3, तो एक्सीलरेट करती है। तो ये हो गई 3.0 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम हो गया 8.0 सेकेंड्स। अब ये बोल रही है हाउ फार द बोट विल ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दिस टाइम में बोट जो है कितना दूर ट्रेवल करेगी। वेरी सिंपल, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t²। तो डिस्टेंस u है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई t 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64 96। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस सिस्टम कवर 96 मीटर्स। नेक्स्ट है द ड्राइवर। अच्छा डिस्टेंस ये वाला क्वेश्चन जो है इन्होंने आपको ग्राफ में करने के लिए कहा है, तो अभी ग्राफ तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जब होगा तब मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी जो ग्राफ वाले हैं सारे। फिलहाल हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बॉल जो है जेंटली ड्रॉप्ड है फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बॉल की हो गई 0, बिकॉज कहीं हाइट से हमने उसको पकड़ के ड्रॉप करा है। तो और हाइट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। तो हाइट ऑफ 20 मीटर से ड्रॉप करी गई है, तो इन्होंने हाइट भी हमें दे दी है 20 मीटर। अब इन्होंने कहा इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब टाइम भी फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं वेलोसिटी। तो ये हो जाएगी
2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे वी स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो 2as कितना है, 2 इंटू 10 इंटू एस इज़ 20 प्लस यू कितना है 0 स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका 400 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू √400 जो कि हो जाएगा 20। तो 20 तो आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी जो भी है आफ्टर फाइनल वेलोसिटी जो इन्होंने हमसे कहा है फाइंड आउट करना है वो हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट इन्होंने कहा है व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक इन ग्राउंड और व्हाट टाइम आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड। तो कितने टाइम बाद वो ग्राउंड में स्ट्राइक करेगी, आफ्टर व्हाट टाइम। तो रिलेशन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप जो कि हो जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो हमें पता है v कितना है 20 इक्वल्स टू यू 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई t। तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 20, t इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 10 विच विल बी 2। तो 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट इस हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल हमारा, अच्छा ये भी कर लेते हैं हम स्टेट पॉसिबल। और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास जब ग्राफ पेपर अच्छी तरह अवेलेबल होगा तो मैं अच्छी तरह आपको करके बताऊंगी ये वाले क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। तो डी स्टूडेंट पहला है एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो स्पीड। डी स्टूडेंट ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से हम गिराते हैं तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है बट उसकी वेलोसिटी आपने देखा होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जो है ऊपर फेंकते हैं तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है बट उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती 0 हो जाती है एक पॉइंट में ऊपर पहुंचने में। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द एक्सीलरेशन बट द यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद द एक्सीलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर मोशन में डी स्टूडेंट आपकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है बट आपकी वेलोसिटी हर बार चेंज होती है बिकॉज डायरेक्शन आपकी चेंज होती रहती है हर बार। तो इस डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी हो ही रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगेन सर्कुलर मोशन में ही सर्कुलर मोशन डायरेक्शन एक्सीलरेशन दूसरी तरफ लग रहा है और आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। ठीक है डिस्टेंस, या फिर आप लोग वही तभी देख लो जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है या ऊपर को हम लोग फेंकते हैं। तो नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस सेक्रेट द स्पीड इन 24 आवर्स। तो डिस्टेंस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2πr डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। तो बस कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट that's all from my side. I hope that you enjoyed the video. Thank you so much for watching and subscribe for more.